नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले इवनिंग एजेंडा में बात ग्वालियर के डबरा से बड़ी खबर यह कि भारी उलटफेर हो गया नगर पालिका चुनाव में। उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी हो गई गुटबाजी का शिकार और इसके चलते डबरा नगर पालिका में उपाध्यक्ष का चुनाव जीत गई कांग्रेस। डबरा नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया। 18 वोट से अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाली बीजेपी 8 वोट से उपाध्यक्ष का चुनाव हार गई। कांग्रेस ने डबरा नगर पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। बीजेपी के पार्षदों ने कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। कांग्रेस के सतेंद्र दुबे 8 वोट से उपाध्यक्ष का चुनाव जीत गए। कांग्रेस प्रत्याशी सतेंद्र दुबे को 19 वोट मिले। बीजेपी के कपिल खटीक को 11 वोट ही हासिल हुए। बीजेपी के 14 में से कम 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। संज्ञान में नहीं अभी होगा तो बात करूं। इस तस्वीर को कैसे मानते हैं, क्योंकि अब ये अभी तक सामने निकल कर क्रॉस वोटिंग सामने निकल कर आई है, जानकारी मीडिया अधिकृत घोषित प्रत्याशी आपके थे, उसके बावजूद भी अगर क्रॉस वोटिंग नहीं, गंभीर मामला है, गंभीर मामला है। किस तरह समीक्षा इसकी की जाएगी? अभी इसकी समीक्षा की जाएगी। मेरा संज्ञान में मैं बात करूंगा। गंभीर मामला है, गंभीर मामला है, बात करेंगे। मान रही है बीजेपी बहुत गंभीर मामला है। एक बड़ा झटका बीजेपी को लग गया। बाड़ेबंदी की गई थी, हमको याद है, क्योंकि इन पार्षदों को लेकर इमरती देवी जो है, जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, वो पार्षदों को लेकर दिल्ली चली गई थी। बाड़ेबंदी की जा रही थी ताकि कब्जा हो जाए अध्यक्ष पद पर, तो कब्जा हो भी गया। बाड़ेबंदी कुछ काम तो आई, लेकिन इतनी काम नहीं आई। उपाध्यक्ष पद पर क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। सतेंद्र दुबे 8 वोट से उपाध्यक्ष का चुनाव जीत गए। कांग्रेस प्रत्याशी सतेंद्र दुबे को 19 वोट मिले हैं। बीजेपी की तरफ से कपिल खटीक उम्मीदवार बनाए गए थे उपाध्यक्ष के लिए, लेकिन उन्हें केवल 11 वोट ही हासिल हुए। उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी गुटबाजी का शिकार हो गई। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुशील, पहले से ही बाड़ेबंदी हो रही थी और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर था कि सेंधमारी हो सकती है। अध्यक्ष पद के लिए तो समझा लिया, सभी विधायकों सभी पार्षदों को एक कर लिया, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बात नहीं बन पाई? बिल्कुल, देखिए, डबरा नगर पालिका चुनाव की बात करें तो शुरू से ही डबरा नगर पालिका चुनाव में इमरती गुट और एक और जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं, उनके गुट के बीच टकरार चल रही थी। और यही वजह है कि जब 30 पार्षदों वाली नगर पालिका डबरा में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हुए, तो बीजेपी ने पहले ही घोषित कर दिया था, अपने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी लक्ष्मी देवी को बनाया था। साथ ही उपाध्यक्ष का जो प्रत्याशी था वो कपिल खटीक को बनाया गया था। जब अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ तो 30 पार्षदों में से जो मतदान हुआ उसमें 24 पार्षदों का समर्थन बीजेपी को मिला और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 पार्षदों ने मतदान किया था। यानी बीजेपी की जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी लक्ष्मी देवी, वो 18 वोट से चुनाव जीती थी। इसके बाद जब बीजेपी उपाध्यक्ष के लिए चुनाव मैदान में उतरी तो बीजेपी की तरफ से कपिल खटीक उम्मीदवार बनाए गए थे। वहीं कांग्रेस ने सतेंद्र दुबे को मैदान में उतारा था। लेकिन जब वोटिंग हुई तो बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग देखने के लिए मिली और सतेंद्र जो दुबे हैं कांग्रेस के, उनको 19 वोट मिले। वहीं बीजेपी के कपिल खटीक को 11 वोट मिले। यानी अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो पार्षद थे 14, उनमें से अगर देखें तो 3 पार्षद कम से कम बीजेपी के ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किए। हो सकता है ये आंकड़ा ज्यादा भी हो कि बीजेपी के पक्ष में कुछ निर्दलियों ने मतदान किया हो, लेकिन बीजेपी के कुछ और ज्यादा पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा सदमा है। जैसे ही इस खबर को प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने सुना तो वो भी अवाक रह गए। उन्होंने इस मामले को गंभीर माना है कि अगर नेतृत्व ने तय कर दिए थे पहले ही नाम, तो उसके बाद अगर बीजेपी का उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हारता है तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। इसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करने की बात कही जा रही है। और अगर हम मंत्री विश्वास सारंग की बात पर भरोसा करें तो उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बाड़ेबंदी हो रही है। उन्होंने तो कहा था कि अगर कोई जीत के बाद ईश्वर के दर्शन करने, भगवान दर्शन करने के लिए जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन शायद आशीर्वाद नहीं मिला ठीक से। अध्यक्ष पद पर कब्जा हुआ, उपाध्यक्ष पद पर
कब्जा नहीं हो पाया। एक तगड़ा झटका बीजेपी के लिए से कहा जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में अग्निकांड जो हुआ, इसमें अपडेट यह है कि फरार अस्पताल संचालक पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने कल ही कहा था कि अगर कामयाबी नहीं मिली तो इनाम घोषित किया जा सकता है। 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर निशित गुप्ता, डॉक्टर संजय पटेल पर यह इनाम घोषित किया गया है। डॉक्टर सुरेश पटेल, सीनियर मैनेजर विपिन पांडे पर इनाम है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने यह इनाम की घोषणा की है। 10,000 रुपए का इनाम पता बताने वाले को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें संचालक जो हैं उनकी तरफ से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पहले से लगा दी गई है। लेकिन इस बीच खबर यह, जबलपुर से बड़ी खबर, न्यू लाइफ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जहां बड़ा अग्निकांड हुआ, 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। इस मामले में अब 10,000 का इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया है। इधर मिशन 2023 को लेकर आदिवासी सियासत तेज हो चली है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी। इस दौरान कांग्रेस का आदिवासी बाहुल्य इलाकों पर खासा फोकस रहेगा। बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांतिलाल भूरिया, उमंग सिंघार, ओमकार सिंह मरकाम, बाला बच्चन आदिवासी इलाकों में कमान संभालेंगे। यह आदिवासी नेता ही हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बता रहे हैं कि हम राजनीति तो सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन बीजेपी ने आदिवासियों को छला है। बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के हमले पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ। कहा गया कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वैसे आदिवासी वर्ग के तो हम सदैव हितैषी रहे हैं। आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए हमने काम किया है। विश्व आदि दिवस की छुट्टी हमने घोषित करी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासी वर्ग को सिर्फ छला है और आदिवासी वर्ग का हितैषी होने का नकली ड्रामा करते हैं। चुनाव आते हैं तो उन्हें टंटिया भील याद आते हैं, बिरसा मुंडा याद आते हैं। चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। करोड़ों रुपए इवेंट के नाम पे, उनके आयोजन के नाम पे खर्च कर देते हैं और वो आदिवासी उप योजना का पैसा होता है। उस वर्ग की भलाई के लिए तो कोई काम नहीं करते। सबसे ज्यादा दमन उत्पीड़न के आदिवासी वर्ग पे घटनाएं मध्य प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा होती है। उसका प्रतिशत 23% है। हमने सिवनी की घटना देखी, नेमावर की घटना देखी, हमने नीमच की घटना देखी। ये कांग्रेस तो हर समय आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को इस देश में गुमराह करती आई है। यदि कांग्रेस इतनी ही आदिवासियों की हितैषी होती तो खुलकर द्रौपदी मुर्मू जी का उनको समर्थन करना चाहिए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं साधुवाद कहूंगा कि उन्होंने आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने के लिए उन्हें एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। पर कांग्रेस के नेताओं ने उसका मखौल उड़ाया, उनके खिलाफ वोट किया। और तो और कमलनाथ जी ने उनका सीधे सीधे मखौल उड़ाया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को तार तार करते हुए उनके खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की। वासु चौरे भोपाल से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, आदिवासियों को लेकर कांग्रेस की अपनी दलील है, बीजेपी का अपना तर्क है। कांग्रेस आंकड़े गिना रही है, बता रही है कि कितने अत्याचार हुए हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में, लेकिन बीजेपी बता रही है कि हमने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी यह भी बता रही है कि हमने टंटिया भील के नाम पर क्या कुछ किया है, चाहे इंदौर में बस स्टैंड बनाने की बात हो या प्रतिमा लगाने की बात हो, तमाम चीजें हैं। 2018 के नतीजे याद आ रहे हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को यहां से अच्छी सफलता मिली थी और बीजेपी जान रही है कि अगर ये इस चीज पर कब्जा कर लिया तो फिर 2023 हमारा होगा। देखिए पुनीत, बिल्कुल लाजमी है मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग पर सियासत होना, क्योंकि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनसंख्या है, जिनमें से 2 करोड़ जो जनसंख्या है वो आदिवासियों की है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 47 सीट जो है वो आदिवासियों के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए जो है वो रिजर्व करके रखी गई है। यानी कि एक बात तय है कि मध्य प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पे वही दल राज करता है, वही दल बैठता है जिसका साथ
आदिवासी कम्युनिटी को मिलता है। और यही वजह रही है कि बीते अगर आप एक साल से देखें तो आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत हुई है, जहां मौजूदा सरकार ने आदिवासियों के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की हैं, तरह तरह से आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि इंदौर में टांटिया मामा के नाम से बस स्टैंड का नाम रखना, उनकी जयंती को धूमधाम से बनाना, रघुनाथ शाह और जो दूसरे आदिवासी नायक हैं उनके पुण्यतिथि पर, उनकी जन्म शताब्दी पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना और ऐसे कार्यक्रम करना जिनमें खुद गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करते हैं। आपको ध्यान होगा कि भोपाल में खुद पीएम नरेंद्र मोदी आए और आदिवासी वर्ग का एक जो बड़ा कार्यक्रम हुआ उसमें वो खुद वहां पर शामिल हुए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार आरोप भी बीजेपी पर लगा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जहां पर आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार हुआ, तो उसको लेकर कांग्रेस ने भी भाजपा पर जमकर चढ़ाई की और दोनों ही दल अपने अपने तरीके से आदिवासियों का हितैषी बताने का काम कर रहे हैं। चूंकि निकाय चुनाव हो चुके हैं, तस्वीर साफ है और अब 2023 के विधानसभा चुनाव पुनीत होने हैं, तो ऐसे में दोनों ही दल आदिवासियों को साधने में जुट चुके हैं और कांग्रेस एक बड़ी कोशिश भारत जोड़ो अभियान के यात्रा के चलते कर रही है कि जो आदिवासी बहुल इलाके हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा सके। जी, फोकस किया जा सके, इसलिए कांग्रेस की तैयारी है। कांग्रेस के पास आंकड़े हैं, योजनाएं हैं, बीजेपी के पास किस पर भरोसा करते हैं आदिवासी, देखना होगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वासु। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैतूल से बड़ी खबर, महाराष्ट्र से लगी सीमा जो है वहां पर भारी बारिश हो रही है। मांडू नदी का पानी, आलम यह है कि आष्टी गांव में घुस गया है। गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से दहशत फैली हुई है। ग्रामीण जरूरी सामान लेकर गांव से निकल चुके हैं। प्रशासन का अमला गांव के लिए रवाना हो चुका है। महाराष्ट्र सीमा पर आठनेर ब्लॉक का यह अंतिम गांव है आष्टी, और यहां पर मांडू नदी का पानी जो है वो घुस गया। ऋषु हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। ऋषु, क्या हालात हैं, क्या प्रशासन की तरफ से मदद मुहैया कराई जा रही है इन लोगों को? जी हाँ पुनीत, देखिए जो मांडू नदी है उसमें काफी ज्यादा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह से ही इस पूरे इलाके में काफी भारी बारिश हुई, जिसके बाद मांडू नदी जो है उफान पर आ गई और नदी कई जगहों से तट के बाहर पानी का बहाव आ गया नदी का और गांव में पानी घुस गया। जो आष्टी गांव है, महाराष्ट्र सीमा पर बैतूल का अंतिम गांव है आष्टी गांव, वहां पर गांव के अंदर बहुत बुरी स्थिति इस समय है। जो बाढ़ का पानी है वो गांव के अंदर घुस चुका है और लगभग कमर तक पानी जो है गांव में भर चुका है। कई ग्रामीण जो है खुद ही अपना जरूरी सामान लेकर के गांव से बाहर चले गए हैं और जो लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे, प्रशासन की भी टीम आठनेर से रवाना हुई है। प्रशासन की लगातार नजर है इस पूरे इलाके में। ये इस मानसूनी सीजन में दूसरी बार इस तरह के हालात बने हैं। हालांकि पहली बार में तो ग्रामीण वहां से नहीं निकले थे, लेकिन आज जो है हालात काफी ज्यादा गंभीर है वहां पर और ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया भी जा रहा है। और कुछ ग्रामीण पहले ही जब बाढ़ का पानी गांव में घुसा तो वो सुरक्षित स्थानों पर जरूरी सामान लेके जा चुके हैं। अभी फिलहाल बारिश जारी है, लगातार भारी बारिश हो रही है और अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कब तक हालात यहाँ पर सामान्य हो पाएंगे। पुनीत, आप नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस जानकारी के लिए। और खबर मुरैना से, जहां पर ज्वारा रोड पर लोगों ने जल भराव से परेशान होकर पानी में ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां के लोग लंबे वक्त से जल भराव की समस्या से परेशान हैं, लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो इनके पास इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं। लोगों ने आज आकर गंदे पानी में बैठकर जल प्रदर्शन किया और जाम भी लगा दिया। जल भराव के चलते बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं और इसमें आते जाते लोग गिर भी जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अधिकारियों के समझाने और फिर एक बार फिर से जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिए जाने के बाद यह जाम खोल दिया गया। एमएस रोड पे बहुत गड्ढे हो रहे हैं, पानी का निकास नहीं है, नाली चौक है, नाले चौक है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही, शिक्षक सब निकल नहीं पा रहे, एक्सीडेंट हो गए, कईयों पैर फ्रैक्चर हो गए, गऊ की बांह टूट गई। ये हो रहा है 2 साल से ये हालात हैं। कितना गुस्सा है लोगों में, इन स्थानीय लोगों की बात को सुनकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसकी वजह से जाम लगा दिया, पानी में ही बैठकर प्रदर्शन किया ताकि पता चल सके जो जिम्मेदार हैं उनको उन तक बात पहुंच सके। दुष्यंत सिकरवार मुरैना से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, हम सुन रहे थे यहाँ के लोगों की बात को, वो कह रहे थे कि 2 साल से ऐसे हालात हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कई हादसे हो गए, लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति नहीं सुधरी और मजबूरन
उनको आज इस तरीके का प्रदर्शन करना पड़ा। जी बिल्कुल पुनीत जी, ये लगभग 2 साल जब उपचुनाव की बात थी उसी समय की मामला है। ये यहाँ नाला निर्माण होने के कारण नाला का जो निर्माण हुआ है वो ऊंचा हुआ है, तो ये एमएस मुरैना से सबलगढ़ जाने वाली रोड है। यहाँ पर जल भराव की समस्या लंबे समय से है, स्थानीय लोग परेशान हैं। पूरा जो हाईवे है वो खुद गया है, लंबे लंबे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कभी भी कोई भी गाड़ी पलट जाती है या स्कूल वैन है उनके साथ हादसे हो चुके हैं, ट्रकों के साथ हादसे हो चुके हैं। छात्र छात्राएं आमजन निकलने के लिए परेशान है। जब लगातार सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने मैं आक्रोश फूटा, और आक्रोश इस तरह फूटा कि गंदे नाल जो पानी था उसमें लोग वाग बैठे वहाँ और उन्होंने जाम भी लगाया। 5 घंटे जाम के बाद जब स्थानीय लोगों ने समझाइश दी और कहा कि पानी को निकालने के बाद तुरंत सड़क निर्माण का टेंडर भी होगा, सड़क निर्माण भी किया जाएगा और जो नाले में कमियां हैं वो भी पूरी की जाएंगी, तब जाकर यह जाम खुला। लेकिन अगर देखा जाए तो लंबे समय से यह समस्या वहाँ के स्थानीय लोगों को आ रही है। और मेन शहर की बात है, बैरियल चौराहे से अगर देखा जाए तो जौरा रोड जो सबलगढ़ के लिए गया है हाईवे, उस पर 100 मीटर की दूरी पर ये पूरा जो निवास कॉलोनी है वहाँ पर ये पूरा माहौल है। गंदा पानी जो है लंबे समय से भरा। लेकिन दुष्यंत, टेंडर होगा, सड़क बनेगी, इसमें तो लग जाएगा वक्त। फौरी तौर पर लोगों को राहत मिले इसके लिए क्या किया? जी, जो जिस तरह से कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया था, लेकिन फोन पर बात हुई और जो नगर निगम के सुरक्षा अधिकारी जो आए थे उनका साफ कहना था कि जल जो पानी भरा हुआ है गंदा, उसको कल से ही बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद में जो गड्ढे हैं उनमें गिट्टी और मिट्टी भर दी जाएगी, जिससे कि जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाए, हादसे ना हो। और तुरंत ही इसके लिए एक प्रस्ताव बनाकर नई रोड टेंडर डाला जाएगा और रोड निर्माण करवाई नई रोड बनाई जाएगी, टेंडर डाला जाएगा। बड़ी बात ये भी आपने बताई दुष्यंत की 5 घंटे तक जाम लगा रहा, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी पहुंचा नहीं। फोन पर बातचीत होती रही और उसी पर आश्वासन भी दे दिया गया, कह दिया गया कि सड़क के लिए टेंडर भी निकालेंगे, बनाएंगे भी, कब बनेगी पता नहीं। बस्तर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चूहे का कहर जारी है। कुछ दिनों से चूहों ने जमकर यहां उत्पात मचा रखा है। कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो ने सबको चौंका दिया। चूहों का आतंक ऐसा है कि मरीजों की सलाइन से ग्लूकोज तक वो पी जा रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद मेडिकल कॉलेज की चर्चा चूहों के आतंक के रूप में होने लगी। हालांकि मेडिकल कॉलेज में चूहों को पकड़ने के लिए टेंडर किया गया और बाकायदा चूहों को बड़े पैमाने पर पकड़ा भी जा रहा है। न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि चूहों को मारने के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया वो हर दिन बड़ी संख्या में चूहों को मार रही है या फिर उन्हें जिंदा पकड़ रही है। बीते 15 दिनों में पेस्ट कंट्रोलिंग की टीम ने 1500 चूहों को मार दिया, लेकिन चूहों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से ऐसी शिकायत लगातार आ रही थी कि वहाँ पे पेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खासकर चूहे। तो हमने पेस्ट नियंत्रण कार्य वहाँ पे बहुत युद्ध स्तर पे करवाए और आज की तारीख में लगभग 1500 चूहे जिनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तकलीफें हो रही थी, जिनके कारण अभी उनको हटाया गया है, साफ़ किया गया है। और ये जो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, हमने जिनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो एक सतत प्रक्रिया के तौर पर पूरे पेस्ट को वहाँ से साफ करेंगे ताकि किसी भी। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत हैरान कर देने वाली ये खबर है और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 1500 चूहे जो हैं वो हटा दिए गए हैं वहां से, लेकिन उसके बावजूद उनकी संख्या नहीं कम हो रही है। कहां से आ रहे हैं ये चूहे थे? देखिए, एक्चुअली जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है पुनीत, तो उन जगहों से जो पाइपलाइन गई हुई है, खासतौर पर जो मेडिकल का वेस्ट निकलता है, इसके अलावा जो भोजन सामग्री का वेस्ट निकलता है, उन पाइपलाइन के सहारे जो है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ी चुनौती है मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के लिए, क्योंकि पाइपलाइन को बंद नहीं किया जा सकता। जो प्रदूषित चीज़ें वहाँ से निकल रही हैं, जो दूषित भोजन निकल रहा है, वो सारी चीज़ें जो सप्लाई बाहर की जा रही है आउटलेट के जरिए, और उनको अगर बंद कर दिया जाता है तो फिर मेडिकल कॉलेज का क्या होगा। हालांकि जिस तरह से असहाय नजर आ रहा है मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की, अब तक 1500 चूहों को मारा जा चुका है, उतनी ही दुगनी संख्या में चूहे लगातार आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में और कैसे इससे पार पाया जाएगा देखना होगा, लेकिन अभियान लगातार चलता रहेगा, ये कह भी रहे हैं जिम्मेदार जो हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ आज इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।